नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये पूछना होता है कि सर प्रथम प्रयास में ही 120 प्लस कैसे लाएं, या फिर बहुत से लोगों का ये कहना है कि सीटेट को ही एक ही बार में कैसे निकालें। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, उन सब जवाब का एक ही उत्तर है। आज का ये वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगा। जी हाँ, अगर आप 100 प्लस यानी 120 प्लस की तरफ आप जाना चाहते हो और प्रथम प्रयास में ही आप पास होना चाहते हो, तो सबसे पहले ये कोई नहीं बताता है, आपको पैडागॉजिकल पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि 90 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है। अगर आपने पैडागॉजी का पैटर्न सीख लिया तो देन आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि 90 नंबर की पैडागॉजी तो पास तो वही करा देगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको सबसे पहले पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है, जिससे आप अपनी सफलता को बेहतर नहीं बेहतरीन कर जाओगे। तो आइए आज के सेशन में कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको आपकी सफलता की ओर प्रशस्त करेगा। पैडागॉजी का पैटर्न आपको हम सिखाएंगे। क्या है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं। ध्यान पे देखिएगा, कोई बात समझ नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में या लाइव सेशन में ज़रूर ले लूँगा। कोहलबर्ग के अनुसार क्या कहता है पहला प्रश्न? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग चरण में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार। आपको क्या लगता है? देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए, प्रत्येक स्तर में 2-2 बातें थी। जो 3 स्तर थे आप सबको पता है। पहला स्तर दोस्तों उसमें था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें 2 बातें थी। एक तो था स्वार्थी बच्चा और दूसरा पॉइंट उसी में था दंड आज्ञा पालन। स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन में बातें बस इतनी ही थी कि जैसे यहाँ पे हमारे जो नैतिकता है बच्चों की, वो हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं। और एक प्रश्न सीटेट में पूछा भी गया था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये वही स्तर था, पूर्व परंपरागत वाला स्तर था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से। जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा अलग अलग आयु जो होता है उसमें आप बच्चे को देखोगे तो अलग अलग तरीके से वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अच्छा, यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है दोस्तों। नैतिक विकास की अवस्था जीन पियाजे ने भी दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही दिया था। तो लेकिन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है। अब आपके दिमाग पे सवाल ये उठता है और पेपर में भी गलतियाँ होती हैं, क्यों होती है उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जैसे हमने कहा नैतिकता के विकास के सिद्धांत पे लगभग ज़्यादा जो काम किया था वो किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, इसलिए सीटेट ने भी इसका उत्तर लॉरेंस कोहलबर्ग को ही माना। जबकि जीन पियाजे आमतौर पे अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे स्कीमा के लिए जाते हैं, जीववाद के लिए जाने जाते हैं, समावेशन, आत्मसातीकरण, इन सारे शब्दों के लिए वो जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों जो राइट आंसर आपका बनेगा वो भी लॉरेंस कोहलबर्ग ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों, पूर्व नैतिक अवस्था का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बोला, शब्द थोड़ा बदल कर आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस फ़र्क है इतना कि ऑनलाइन में शब्दों को थोड़ा कठिन कर दिया गया है। शब्द वही हैं, थोड़ा सा उनके लेवल को, शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कठिन कर दिया गया, और ऑफलाइन में थोड़ा वो सरल हुआ करते थे। बिकॉज जाहिर सी बात है कि एक ही दिन होता था तो कितना कठिन करेंगे वो। सवाल अब ये उठा कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों, पूर्व नैतिक अवस्था की जो अवधि थी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वो था दोस्तों क्या? जन्म से 2 वर्ष। काफ़ी जगह किताबों में दिया गया है 3 से 6 वर्ष भी, पर इसका राइट आंसर आपका जाएगा जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? अच्छा, सवाल यहाँ पर भी विषम है, सवाल यहाँ पर भी विषम है और आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्या बोला इन्होंने? कहा कि नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी है? क्या वो स्वकेंद्रित अवस्था होगी,
या परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था होगी, आधारहीन आत्मचेतन या आधार युक्त। बेटा एक बात बताओ, अगर नैतिकता अपने चरम लेवल पर है तो क्या वो आधारहीन हो सकता है? वो आधार युक्त होगा। डैट मीन्स यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर डी। बाकी स्व केंद्रित तो वो तो पहले स्तर की बात कर रहा है, परंपरा तो रूढ़िवादी हो जाता है तो उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। देन यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने, लेओ वाइगोत्स्की ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या कीबल यंग ने? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत भी दोस्तों आप सबको पता है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दिए तो दोनों थे, लेकिन लिया कौन जाएगा सही उत्तर? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पूर्व नैतिक स्तर का मतलब क्या? वही स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन। तो पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, ओके, परस्पर एकजुट उन्मुखी, सार्वभौमिकता की नैतिकता या अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। दोस्तों अब इसको समझना होगा आपको, एक एक ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ जिससे आप पकड़ सको। पहले तो मुझे ये पता है कि पूर्व जो परंपरागत स्तर होता है या पूर्व नैतिक स्तर जो होता है उसमें दो बातें थी, स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नैतिकता है वो माँ बाप के द्वारा डिसाइड होते हैं। क्योंकि मैंने इसके लिए एक कहानी भी आपको समझाया हुआ था कि अगर घर में मेहमान आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, तो जो स्वार्थी बच्चा होता है उसके मन में क्या चलता है कि वो भाई सारी मिठाई हमको मिल जाए। सीधी सी बात है कि वो सारी की सारी मिठाई हमको मिल जानी चाहिए। लेकिन जब माँ बाप डांट लगाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा और लोग भी तो घर में हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि समहाउ आप कह सकते हो कि वहाँ पे माँ बाप उसे थोड़ा सा समझाते हैं, डांट लगाते हैं, यानी यहाँ पे नैतिकता बाह्यकारक। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा उत्तर यहाँ सही करोगे आप? तो बच्चे का यहाँ पर क्या आत्म केंद्रित निर्णय होगा या परस्पर एकजुट उन्मुखी होगा या अधिकार संरक्षण? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल उठा कि भाई बी सी डी क्यों नहीं, इस पर भी हम सवाल उठा लेते हैं। देखिए सार्वभौमिकता की जो नैतिकता होता है दोस्तों, ये सबसे लास्ट वाला इनका स्तर था, उसका नाम था दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर। और उत्तर परंपरागत में दो बातें थी, एक था आपका सामाजिक अनुबंध और एक था सार्वभौमिकता की नैतिकता। सामाजिक अनुबंध को हम कैसे जानेंगे कि भाई ये प्रश्न में यही चीज़ लागू होगा। सामाजिक अनुबंध में बेटा कुछ इस तरह से भाव निकलेगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब अगर तुमने भी चोरी किया है, हमने भी चोरी किया है, तो पुलिस के पास फिर क्यों जाना, है ना? तो यानी कंप्रोमाइज़ की भावना दिख जाए तो जान जाइएगा कि वो सामाजिक अनुबंध है। और सार्वभौमिकता की नैतिकता तब समझना जब वो किसी के लिए सबकी भलाई चाहने वाला भाव निकले, तो वो इसलिए होता है। बाकी परस्पर एकजुट उन्मुखी, यहाँ पे इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये हमारे उन बच्चों के लिए आवश्यक सूचना है जो फीटेड बार बार देकर परेशान हो गए हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है। कहते नहीं को भटक रहे हैं, तरह तरह के कंटेंट्स को पढ़कर सोच रहे हैं कैसे निकले। तो मैं फिर और बार बार इस चीज़ को कहते आया हूँ कि सीटेट को पास करना है तो बिना पैडागॉजी के पैटर्न को आप समझे कभी नहीं पास कर सकते। तो 90 नंबर की पैडागॉजी आती है। शुरुआत क्या करिए, सबसे पहले आप पैडागॉजी के पैटर्न को सीखिए। तो इस नोट्स आप सबको पता है केवल 150 पेज का होगा। इस नोट्स में पैडागॉजी के पैटर्न पे काम किया गया है जिससे आप 90 नंबर आराम से गेट कर जाओगे। उसके बाद इसमें एक और सबसे खास बात आपको हम देते हैं, हर कॉन्सेप्ट को मैंने कहानी से समझाने की कोशिश की है। क्योंकि आप जानते ही हो कि सीटेट में जब लंबे चौड़े प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार भाव ही नहीं समझ आता है। तो जब कहानी से इन चीज़ों को आप जोड़कर कोरिलेट करोगे जो मैंने वहाँ समझाया हुआ है नोट्स में, तो आपका उत्तर कितना भी कठिन प्रश्न आए लेकिन वो आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही निकलेगा। तीसरी सबसे बात दोस्तों, कई बार ये भी सवाल उठा है, भाई किस्मत ही ख़राब हो, हम बहुत कुछ पढ़ कर जाएँ लेकिन पेपर में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि प्रश्न ही नहीं समझ आता है, तो क्या करें, और पास करके ही आना है और ज़िंदगी दांव पर लगी है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रश्न को ऑप्शन से भी हल करना आना चाहिए। तो आपको ये 150 पेज का नोट्स पढ़ना है बहुत आराम से, गारंटेड, और दावा और जिम्मेदारी हमारी है पास कराने की। 102, 103, 104 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे इस नोट्स से ही। बाकी आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आप 115, 120 की तरफ भी जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि दोस्तों नोट्स ये आपको मिले कैसे? तो ये नोट्स के नंबर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, 9653050981।
इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके अपने नोट्स को बाई कर सकते हैं। और प्राइस आप सबको दिख रहा है 799 रुपये, लेकिन जो बच्चे अभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको विशेष डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट की लाइफ है, उनके लिए एक एक पैसे जोड़ कर किस तरह बेचारे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सीधी सी बात है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अगर अभी इस वक्त बाई कर रहे हैं तो उनको मिलेगा मात्र 499 में, यानी 499 रुपये में। ये आपके बस कहते हैं ना कि आपके सफलता की एक छोटी सी कीमत रखी गई है, 499 रुपये। बस आराम से आप जैसे इस नंबर पे कॉल करेंगे आप इसको बाई करके तुरंत अपने नोट्स को आप गेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आधारहीन आत्मचेतन मतलब आधार नहीं होता उसकी बातों में, तो बेटा वो पूर्व बाल्यावस्था ही होगा, यानी शैशवावस्था की तरफ ही जाइए जहाँ पे उसकी बातों का कोई खास सेंस नहीं होता। ये साफ साफ कहना चाहते हैं शैशवावस्था, डैट मीन्स पूर्व नैतिक स्तर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्तर में कोई बालक केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा पूर्व नैतिक स्तर, जिसका नाम होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें हमने आपको भी कई बार इस बात को दोहराया कि इसमें दो बातें हैं, स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन। तो सीधी सी बात है, इस स्तर में बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कि अगर घर में मेहमान मिठाई लेकर आए हैं तो उसको क्या चाहिए कि भाई मुझे सब मिल जाए, बाकी और किसी बच्चे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो उसके लिए मायने रखता है उसी को मिले। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। ये विचार दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो बेटा आप सबको पता होगा, दो बातें थी, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी। जीन पियाजे ने कहा कि मनुष्य में विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है। उनका एक एग्जाम्पल था, उन्होंने कहा सेम प्रश्न था और प्रश्न को पूछने का अगर तरीका भी बदलेगा तो देखिए कैसे पूछा गया था आपका। उन्होंने कहा कि एक लड़की कपड़े को प्रेस करते हुए स्वयं से बातें करती है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो क्या करने की कोशिश कर रही है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो अहम केंद्रित वार्ता कर रही है, ठीक है। और लेकिन यही सेम प्रश्न अगर कहा जाए कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो क्या करने की कोशिश कर रही है, तो आप कहोगे अपने कार्य को दिशा दे रही है। तो सवाल दोस्तों यहाँ पे यही है, इसका राइट आंसर आपको लगेगा जीन पियाजे, लेकिन इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की। बहुत बारीकी से आपको पकड़ना होगा, क्योंकि सवाल में क्या कहा, विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, यानी भाषा की यहाँ प्राथमिकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? सबको पता है कि जितना बच्चे आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सीधी सी बात है, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। कहोगे सर बच्चे का क्या अपना समाज होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बीच में रहकर वो खेलते हैं, बातें करते हैं, तो उनका भी अपना संवाद का लेवल है, सामाजिक स्तर है, तो उस पर वो बेहतरीन ढंग से परिचर्चा करके अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो आज के वीडियो का बनाने का उद्देश्य दोस्तों यही बस था कि अगर आपको 120 प्लस की तरफ जाना है, सीटेट को एक ही बार में टैकल करना है, तो सबसे पहले आप पेडागॉजिकल पैटर्न को सीखो, पेडागॉजी के पैटर्न पे काम करो। बाकी 60 नंबर का जो कंटेंट आता है वो कितना भी आ जाए, आप कितने भी कमज़ोर हो, 60 में 30 तो कर दोगे ही, और 90 में 30 जोड़ोगे तो आएगा 120, ठीक है। और किस्मत ख़राब रही 20 और गलत हो गया, लेकिन ऐसा इतना गलत कभी नहीं होगा, 100 प्लस तब भी आराम से रहोगी। तो तैयारी बेहतरीन ढंग से करोगे तो हो जाएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस को अगर आपको पाने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।